नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हम लोगों ने दूसरा जो अभियान भेजा है, जिसको हम लोग आदित्य-L1 मिशन कह रहे हैं, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। और जो आदित्य-L1 मिशन है अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि सूर्य को जो परिक्रमा करता है और सूर्य के द्वारा जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, उसके अध्ययन के लिए अभी तक का भेजा गया सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा अच्छा तकनीक प्रयोग किया जाने वाला यह मिशन है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आदित्य-L1 मिशन क्या है और इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं, इसके साथ साथ जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, इसके अलावा किस प्रकार से वो कहाँ पे स्थापित होगा, क्या इसकी विशेषता है, इसमें क्या क्या पेलोड लगे हुए हैं, और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप इसकी विशेषताओं के साथ महत्व भी समझेंगे। अंत में हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का द्वारा भेजा गया ये पहला मिशन है, मतलब सौर मिशन के तौर पे ये पहली सैटेलाइट है जिसको आदित्य-L1 मिशन के तौर पे भेजा गया है। इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं। और सूर्य ये क्या करेगा कि सूर्य के कोरोना और क्रोमोस्फीयर, ये सारे टर्म मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है, कि 24 घंटे मतलब पूरे नॉन स्टॉप इसका अध्ययन कर सकेगा। इसके अलावा चुंबकीय जो तरंगें निकलती हैं सूर्य से, जिसे बोला जाता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या सैटेलाइट हैं वो प्रभावित होती हैं, तो उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ से जब सूर्य पृथ्वी से भेजा गया सूर्य के लिए, तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे इसको स्थापित किया जाएगा, तो वहाँ तक इसको पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट है कि जब कोई भी पूरे यूनिवर्स का ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ये सार्वत्रिक नियम है, इसके अनुसार जो कोई भी मास होता है, बड़ा जिसका साइज हो और उसके अपेक्षा में दूसरा जो साइज का दूसरा मास होता है, या आप कह सकते हैं कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल काम करता है। ये कैसे काम करता है, तो बड़े वाले और छोटे वाले इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और इनका मास के रेशियो के बीच का जो होता है वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या F1 और F2। और F1 कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब पहला वाला जो बड़ा वाला मास है वो कितना लगा रहा है, और जो दूसरी छोटी आकाशीय पिंड है वो उसके अपेक्षा में कितना उस पर फोर्स लगा रही है। तो दोनों F1 F2 लगाता है। इसकी वैल्यू होती है G/M1/M2 की अपान R² के बराबर होता है। यह आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब आइए समझते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इसको PSLV रॉकेट लॉन्चिंग डिवाइस से, जो हमारा सबसे विश्वसनीय और सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा सक्सेस रेट है इसका, उसी से भेजा गया है। इसके अलावा ये चंद्रयान-3 जो तीसरा चंद्रयान मिशन हम लोगों ने भेजा था, जिसमें हम लोगों ने अपना रोवर उतारा है और 14 दिन तक वो अपना कार्य किया। उसके बाद उसकी जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो गई, तो अभी भी वो कभी भी सूर्य का प्रकाश मिलने से सक्रिय हो सकता है, ऐसा अनुमान है। तो चंद्रयान-3 की बातें, ये अत्यधिक गतिशील है। पृथ्वी की कक्षा में क्या कर सकता है, बहुत तेज़ी से। इसको भेजा कैसे गया है मैं आगे प्रक्रिया दिखाऊंगा। तेज़ी से चक्रण करा के फिर इसको एक निश्चित गति के बाद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेज दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे अपनी गतिशील अवस्था में चला जाएगा। तो इसकी क्या विशेषता है और ये क्यों इतने सस्ते में आसानी से लैग्रेंजियन पॉइंट तक, जो कि पूरे सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी का जो मात्र 1% डिस्टेंस है ना, वहाँ तक पहुँचने की जो दूरी है वो कैसे पूरा करेगा, कम फ्यूल में, बहुत कम फ्यूल का प्रयोग करके। ठीक है, ये क्या है कि चक्रण के बाद पृथ्वी की कक्षा से गतिशील प्ररोदन द्वारा, ये बात मैंने अभी बताया। अब देखिए भेजा कैसे जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये पहले सूर्य की कक्षा में यहाँ पे जाने से पहले पृथ्वी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का ये चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते और एक समय ऐसा आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा और ये गतिशील हो जाएगा। इसी समय इसका इंजन बंद कर दिया जाएगा और जिससे ऊर्जा
इसको कम ऊर्जा में ही, मतलब ऊर्जा बिना ऊर्जा लगाए ये अपने आप गतिशील हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी यूनिवर्स में कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है, न्यूटन्स के लॉ के अनुसार। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है। इस हिसाब से ये गतिशील अपने पाथ पे चलता जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में जब लैग्रेंजियन पॉइंट के पास पहुंचना रहेगा तो फिर से इसको इसके जो इसमें ऊर्जा वाली चीज़ें डाली गई हैं तो उससे क्या किया जाएगा, उसको जला के फिर से इसको गतिशील और इसके निश्चित पाथ में मोड़ दिया जाएगा, जिससे लैग्रेंजियन पॉइंट पे स्थापित हो जाएगा। और ये अपना पाथ हमेशा 21 से 23 मतलब 21 से 23 दिन के बीच अपना पाथ चेंज करता रहेगा और निश्चित लैग्रेंजियन पॉइंट के आसपास ये चक्कर लगाता रहेगा, परिक्रमा करता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 15 लाख किलोमीटर है ना। इतनी दूरी पे ये यात्रा करेगा, जिसको पहुँचने में 125 दिन अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का प्रमुख तारा है और ये सौरमंडल के अलावा पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे के रूप में है। इसके बाद दूसरा जो तारा है इससे काफ़ी दूर है। इसलिए अगर हम लोग सूर्य का अध्ययन कर लें तो जो हमारा गैलेक्सी है या फिर हमारे ब्रह्मांड का या तारों का निर्माण किस प्रकार से दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा सूर्य से जो निकलने वाली चुंबकीय किरणें आती हैं, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में मास निकलता है और वही प्रकाश की किरणों के रूप में हमारे तक पहुंचता है और वो हमारे लिए सूर्य ऊर्जा का भी स्रोत है। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य ही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे स्थापित किया जाएगा और 21 से 23 दिन तक अपने स्थान पे ये पर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है। तो लैग्रेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 बिंदुओं का खोज किया था जहाँ पे जो ये सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी या कोई दूसरा पिंड, तो यहाँ पे हम लोग पृथ्वी से तुलना करके चल रहे हैं, तो ऐसे 5 बिंदु हैं जहाँ पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इतना फोर्स लगता है। तो यही इसी में ये पहला पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जो कि ठीक पृथ्वी के सामने है। इसी के ठीक विपरीत दिशा में लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है और 2 पॉइंट और आपको दिख रहा होगा 4 और 5। ये इसकी जो खासियत है, ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 और 2, ये और 2 और 3 ये तीनों निश्चित नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, जबकि 4 और 5 ये निश्चित रहते हैं, अपने जगह पे फिक्स रहते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता है। और L1 जो पॉइंट है लैग्रेंजियन 1 पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए भेजा क्योंकि पृथ्वी से सबसे नज़दीकतम ये दूरी है, सबसे नज़दीक है, इस वजह से हम लोगों ने इसको भेजा। अगर L2 पॉइंट पे भेजते तो बीच में पृथ्वी आ जाती तो 24 घंटे इसका निगरानी करना मुश्किल हो जाता, इसलिए हम लोगों ने इसे L1 मिशन के तौर पे L1 पॉइंट पे भेजा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1 या आदित्य L1 मिशन क्यों इसका नाम रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या काम करेगा, कौन से पेलोड लगे हुए हैं। तो इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं जो कि मल्टी स्पेक्ट्रम है। मल्टी स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं अभी समझाने का प्रयास करूँगा। चुंबकीय क्षेत्र में कैसे अध्ययन करेंगे ये अभी अगले वाले स्लाइड में आपको दिखाई देगा। ये देखिए हमारी सैटेलाइट है। अभी सैटेलाइट में ऊपर जो है ये देखिए अलग अलग इसमें पेलोड लगे हुए हैं। ये देखिए आपका जो है सोलर पैनल है, ये स्विस है, ये स्टेप्स 1 है, हेलियो है और यहाँ पे एक पापा मिशन भी, पापा सैटेलाइट भी लगी हुई है, छोटी सी, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है VELC। यही आपका चुंबकीय जो रेज निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, अब इसका हम क्रियाविधि समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें एक चीज़ और है, मैग्नेटोमीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है नीचे, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना क्रिएट हो रहा है सूर्य से और किस दिशा में ये बहाव होता है। जब सूर्य क्या है कि एक बड़ा सा मास है ना, जिसमें हीलियम के अणु जो होते हैं वो निर्मित होते रहते हैं हाइड्रोजन के अणुओं के संलयन से। तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हीलियम का जब अणु बनता है तो कितना ज़्यादा इसमें एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी की वजह से अभी हम लोग सूर्य के बारे में देखते हैं तो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें कौन से पेलोड लगे हुए हैं। तो पेलोड के बारे में तो मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण VELC है, इसको विजिबल एमिशन ऑफ कोरोनाग्राफ बोलते हैं। दूसरा सूट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है हीलियोज हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर वो होता है जिस पे अलग अलग स्पेक्ट्रम के, मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के जो किरणें निकलती हैं उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे प्रकाश में आपने विबग्योर का नाम सुना होगा, उसमें वायलेट से लेके रेड तक के अलग अलग टाइप के प्रकाश दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को ये जो प्रकाश के अलग अलग स्पेक्ट्रम पे अलग अलग वेवलेंथ पे किरणें होती हैं, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे है सोलेक्स, ये अगला पेलोड है। फिर सोलेक्स का मतलब है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लो एनर्जी वाला भी मापेगा, हाई एनर्जी वाला भी मापेगा, मतलब कितना ज़्यादा मास इंजेक्शन हो रहा है, उसमें कितनी चुंबकीय मैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो पैदा हो रही हैं। उसके बाद पापा मिशन है। पापा का मतलब होता है कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा जो पृथ्वी है ये पूरी तरह सॉलिड है, लेकिन एक स्टेट होता है प्लाज्मा। जैसे आपने आग जलते हुए देखा होगा, तो आग की अवस्था न ठोस होती है, न ही द्रव होती है, न ही गैस होती है। तो वो जो आग वाला स्थिति होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा की अवस्था बोलते हैं। हालांकि पांचवा भी खोजा जा चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में, क्योंकि इसको अंतरिक्ष में जाके खोजा गया है ना, स्पेस में, तो उसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में होगी, किसी और सेशन में होगी। अभी हम लोग जानते हैं कि आदित्य सोलर पार्टिकल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई। इसके अलावा मैग्नेटोमीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब VLC का काम कैसे करता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा कैप है। इस कैप के द्वारा जब प्रकाश अंदर खुलेगा, ये कैप ऊपर की तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे ऊपर ओपन हो जाएगा। तो ये कैप है, यहाँ से खुल जाने के बाद लाइट अंदर की तरफ ऐसे सूर्य की तरफ से जो प्रकाश आता है अंदर जाएगा, और इस प्रकाश की वजह से अंदर पूरा रेडिएशन जो सूर्य का है वो पूरी तरह से कैप्चर किया जाएगा। इसको कैप्चर करने के लिए इसमें अलग बहुत जटिल संरचना बनाई गई है और इंजीनियरिंग का ये बेस्ट नमूना है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, इसका एक विशेषता है कि ये 1.5 से लेके 3.0 तक का स्पेक्ट्रम का फ़ोटो लेने की क्षमता रखता है। अब ये क्या है, अब ये मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, ये अभी मैंने बताया कि कैप जो है ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर लाइट जाएगी। लाइट जब अंदर जाएगी तो उसको अलग अलग स्पेक्ट्रम के हिसाब से, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के हिसाब से उसको फ़िल्टर कर लिया जाएगा। फ़िल्टर करने के बाद बीच में इसकी कैपिंग है, क्योंकि मेन सूर्य जो है वो बहुत तेज़ तपता है और उसका कई मिलियन नहीं हज़ारों 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास शायद मानते हैं कि उसका टेम्परेचर होता है। जबकि कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मतलब बहुत अत्यधिक गर्मी होती है। तो वो उसको कैमरे में देखना या लगातार देखते रहना काफ़ी एक जटिल काम हो जाता है, और कई सारे जो इसके सेंसर होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि इस पर एक बीच में कवर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये कैमरा से प्रकाश आ रहा है बाहर से, तो यहाँ पे कैपिंग है, और कैप में अभी तक जो सोलर प्रोब मिशन अमेरिका द्वारा भेजा गया था उसका जो नापने का था तो 1.10 था। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने भेजा है उसका 1.05 तक है। ठीक है, इसका मतलब 05 का मतलब ये है कि जैसे ये सूर्य का प्रकाश है तो मेन सूर्य जो तपता है तो यहाँ तक कैपिंग लगी रहेगी, ये पूरा कैप रहेगा, ये ढका रहेगा ये पूरा क्षेत्र। उसके बाद जो कोरोना है, कोरोना क्या होता है अभी मैं दिखा रहा हूँ। सूर्य का ये अभी खुला हुआ है, तो ये कोरोना के बाहर वाला जो रेडिएशन जो निकलता रहेगा केवल उसे ही देखेगा। सूर्य के जो डायरेक्ट किरणें हैं वो इस पर नहीं पहुँचेंगी।
और इसके अलावा जो भी रेडिएशन निकलेगा वो दिखाई दे देगा। अब आप देखिए कि ये ओरिजिनल सूर्य है, ये सूर्य का जैसे पृथ्वी है उसका क्रस्ट मेंटल कोर है, उसके अलग अलग लेयर्स हैं, है ना। उसी प्रकार से सूर्य का भी अलग अलग प्रकार के लेयर्स हैं। तो मेन सूर्य का जो सतह है वो पूरा प्लाज्मा से भरा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे छोटी छोटी ये फ्लेयर्स दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, है ना, ये फ्लेयर्स है ना, ये फ्लेयर ही निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए सन स्पॉट क्या होता है। इसमें सन स्पॉट दिखाया गया है, ये ब्लैक कलर का होता है। फोटोस्फीयर से प्रकाश हमेशा निकलता रहता है। ये देखिए, ये जो सूर्य के बाहर चारों तरफ है, सूर्य के बाहर आप देखेंगे, ये एक सेकेंड देखिए, ये सूर्य है, इसके बाहर जो ये लाइट दिख रही है आपको एक्स्ट्रा, उसको इरेज कैसे करेंगे, ये जो लाइट एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है यही है आपका कोरोना, है ना, कोरोना। अब यही कोरोना से ही प्रकाश, इसका टेम्परेचर अत्यधिक होता है, इसी का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा चुका है, इसलिए इसी के अध्ययन के लिए विशेष तौर से हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने इसको भेजा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो मैंने बात समझाया कि VLC जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है या दूरबीन है, उसका काम कैसे होगा, कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही कैप की तरह रहेगा, पूरी तरह से जो मेन सूर्य है उसको कैप की तरह ढक लेगा, लेकिन जो कोरोना है वो वाला क्षेत्र पूरा दिखाई देगा, और वो कोरोना का दिखने का जो इसका रेडियस होगा वो 1.5 मिलीमीटर तक ये पूरी तरह इसके बाहर तक का देख सकता है। तो ये देखिए, यहाँ से ये सूर्य पूरा ढका हुआ है, इसके बाहर की जितने भी फ्लेयर्स हैं ये फ्लेयर निकल रही हैं, ये सारी फ्लेयर निकल रही हैं, इसके अलावा मैग्नेटिक जो रेज निकल रही हैं, इस सारी चीज़ों को अध्ययन कर पाएगा। तो ये विशेष बात है इसकी। दूसरी तरफ देखिए, ये दिखाया हुआ है कि जो हम लोगों वाला है, मतलब आदित्य L1 मिशन है, उसकी विशेषता ये है कि जितने भी फ्लेयर्स निकलेंगे उसको मैक्सिमम कैपिंग तक ये ढक के और उसका रीडिंग ले पाएगा, अच्छे से उसके बारे में जानकारी दे पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये देखिए जो मैंने बात अभी समझाई थी, अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे देखिए 1.1 जब खुलेगा 3.7 तक मैक्सिमम खुल सकता है, ये 2.0 तक खुल सकता है, ये अलग अलग रेडियस पे ओपन होगा। ये किसकी बात हो रही है, जो हमारा दूरबीन जो हम लोगों ने भेजा है इस अलग अलग लेवल पे उसको स्पेक्ट्रम को नापने के लिए, वो उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सूर्य की गणना के लिए भेजा गया, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अत्यधिक मैंने बोला था कि सक्षम है और प्रभावशाली है। ये बात इसलिए बोली जा रही है कि इसमें जो तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, और मानना पड़ेगा भारत के वैज्ञानिकों को कि जो इतनी बारीकी से चीज़ों का अध्ययन कर पाए कि यहाँ से उतना दूर इतना ही सेंटीमीटर उसको ओपन किया जाएगा तो सूर्य की रेज निकल के आ पाएंगी। ये नापना पृथ्वी पर बैठ के काफ़ी जटिल बात है। हालांकि पृथ्वी पे भी बहुत सारे दूरबीन लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जैक्ट इतना ही ओपन हो और बीच वाला पोर्शन जो सूर्य को उसको ढक पाए, ये कैपिंग कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों में आप जानते ही होंगे कि अभी मैंने बताया कि विकिरण को, इसके जितने भी जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण है, गर्मी है ना, कणों को बताएगा, कितना प्रवाह होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलते हैं, प्रभावित कैसे करते हैं, सूर्य की ऊपरी जो वायुमंडल है जिसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना आता है ना, जो अभी मैंने सूर्य का दिखाया था उसमें क्रोमोस्फीयर बोलते हैं उसकी सतह को, और ऊपर जो एक्स्ट्रा रेज निकल रही थी जिसको कैप से हम लोग ढक के देख रहे हैं वही कोरोना है। ठीक है, अब कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे बहुत बार इसका चर्चा हो रहा है। तो कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि सूर्य के ऊपर से बहुत तेज़ से फ्लेयर निकल रही हैं, और फ्लेयर निकलती हैं और फिर उसके बाद वापस इसी में चिपक जाती हैं मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो ये जो सूर्य के द्वारा निकलने वाली ये फ्लेयर होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज्वाला बोलते हैं इसको, सौर ज्वाला, है ना। तो ये जो ज्वाला होती है इसी को मास इंजेक्शन, बहुत तेज़ी से मास निकलता है, और इसी मास निकलने की वजह से ये रेज निकल के आती हैं जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। ये एक प्रकार से ऊर्जा का ह्रास होता है, यहाँ पे मास जो है ये मास कम होके ये लाइट में बदल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे आइंस्टाइन ने
एक सिद्धांत दिया था कि E बराबर mc² के, तो ये इस बात को पूर्ति करता है, ठीक है। और इसके अध्ययन में भी ये कितना सही है, इसके अध्ययन में भी ये सहायता करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने भेजे हैं सैटेलाइट, सूर्य के बारे में अभी इतनी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, तो ये पूरे विश्व के लिए हमारी हिसाब से आवश्यक है। और सूर्य से निकलने वाली जितनी भी चुंबकीय किरणें होती हैं, सोलर मास इंजेक्शन होता है, और जो तापमान में कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन कर पाएगा। और सरफेस का तापमान जबकि 5000 ही है, और जो कोरोना है उसका मास, उसका जो तापमान है वो लगभग मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगली स्लाइड पे हमारे है कि इसे सूर्य द्वारा छोड़ी गई जो ऊर्जा है वो हमारे पास जो भेजी जाती है, उसमें जो सैटेलाइट पे बहुत सारा आता है चुंबकीय प्रभाव, वो उसको समझने की प्रयास किया जाएगा। उसे क्या नुकसान हो सकता है, उससे बचने के उपाय किए जा सकते हैं। अगर ये बात पता चल जाए कि कितना मास होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, कितनी रेज इफेक्ट करेंगी, तो ये सारी चीज़ों का अगर पता चल जाए तो जो संचार हमारा, जो कम्युनिकेशन में ट्रबलेंस आता है, जो समस्याएं आती हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। और सूर्य का पैटर्न का पता चल जाएगा कि सूर्य का कितने पैटर्न पे ये सोलर मास इंजेक्शन होते हैं, और होती हैं तो ऊर्जा कितनी निकलती है, केवल एक ही साइड से ऐसा ही देखने को मिलता है या चारों तरफ ऐसी होती हैं। और सूर्य के और छोटी बड़ी जो घटनाएं हैं, परिघटनाएं, उनको जानने का, समझने का पता चल जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे या रेडिएशन वगैरह जो भी निकलता है, वो सारी चीज़ों से अगर हम लोग बचना चाहें तो उसकी जानकारी हो जाएगी, तो हम लोग बचने का भी उपाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो तारे हैं, ब्रह्मांड है, इन सारी के जो विकास का क्रम है, इसको समझने का भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग। जैसे किस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ। अभी तक तारों का हम लोगों ने अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन के अणु आपस में धीरे धीरे एक जगह पे संलयन होते हैं, इकट्ठा होते होते एक बड़ा समाज बन जाता है, जिसे सूर्य की रचना होती है। खैर ये सूर्य जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि सूर्य कैसे निर्मित होता है, या ग्रह पिंड कैसे बने हैं, और जितने भी कॉस्मिक चीज़ें हैं, है ना, वास्तव में कैसे बनी हैं, उनके अलग ये चर्चा है। तो किसी और पॉइंट पे ये देखने को मिलेगा। तो सूर्य और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो पाएगी इससे, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा सूर्य का जो अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन था। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, मैंने कोई भी तथ्य इसमें छोड़ा नहीं है, मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी। और आप अगर किसी भी उम्र के हों तो इसको समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जगहों से इसको जानकारियों को जुटाना पड़ता है, उसके बाद ये एक जगह पे इकट्ठा करके समझाना पड़ता है। आसान भाषा में समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पीछे, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।